छोड़ दे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी का एक कविता है कन्यादान। और कन्यादान जो आपके पाठ का नाम है कन्यादान और कवि का नाम है ऋतुराज। तो ऋतुराज जी ने अभी आप देखेंगे कभी कभी कवि परिचय लेखक परिचय भी आता है। तो कवि परिचय और लेखक परिचय के लिए अलग से आपके बुक में कहीं पर क्वेश्चन वगैरह नहीं मिलता है। तो उसके लिए आप बुक को खोलेंगे तो जैसे ही लेसन स्टार्ट होता है उसमें कवि परिचय या लेखक परिचय दिया रहता है जिसको आपको पढ़ना पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए ऋतुराज का थोड़ा सा मैं बताता हूं कि ऋतुराज सन 1940 में भरतपुर में जन्म हुआ था और राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से अंग्रेजी में इन्होंने एमए किया था। और उनकी 8 कविता संग्रह प्रकाशित हुई है जिसमें मरण धर्मा और अन्य, फूल और पानी, सुरंग निरंत और लीला मुखाग्र बिंदु प्रमुख है। तो ऋतुराज जी ने जो समाज में कन्याओं पर जो अत्याचार होता है उनके ऊपर जो जुल्म होता है उसी के बारे में हमारे कवि ऋतुराज जी ने प्रकाश डाला है। जैसे आप बहुत सारे न्यूज में भी सुनते हैं, पेपर में भी पढ़ते हैं, अखबारों में भी पढ़ते हैं कि यहाँ पर औरतों के साथ जुल्म हुआ, यहाँ औरतों के साथ शोषण हुआ। तो उन्हीं पर ऋतुराज जी ने एक शीर्षक भी उन्होंने दिया कन्यादान। और कन्यादान शीर्षक कविता के माध्यम से उन्होंने अपना औरतों के ऊपर, नारियों के ऊपर शोषण का एक कविता के माध्यम से प्रकाश डाला। तो ऋतुराज जी का एक कविता है कि कितना प्रमाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त। कितना प्रमाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी थी। जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सियानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे दुख का सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। जैसे ऋतुराज जी ने एक जो लड़की है उसके ऊपर इन्होंने अपने कविता के माध्यम से वर्णन किया है, माँ बेटी के माध्यम से, कि लड़की की माँ जो है समझाती है कि आपके ऊपर थोड़ा बहुत जो भी विपत्ति आता है या कष्ट होता है तो आप आग में मत जलो, आप फांसी मत लगाओ, क्योंकि माँ समझाती है कि आग जो होता है रोटी सेकने के लिए होता है, जलने के लिए नहीं। और उस लड़की क्या है कि उम्र कम रहता है और वो दुख को देखी नहीं रहती है, सही नहीं रहती है, इसलिए वो केवल सुख ही सुख में अपना जीवन व्यतीत करते रहती है। और जैसे ही लड़की का शादी विवाह हो जाता है तो दूसरे घर में जैसे ही जाती है तो वहाँ दुख और सुख दोनों से ही उसके जीवन का शुभारंभ होता है और वहाँ से उनकी नई एक जिंदगी चालू होती है। तो ये सुख दुख, अब जैसे बोला कि माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना,
अर्थात आप कैसी हो नहीं हो, आप उसको आप एक पानी आईना में देख करके आप अपने चेहरे पर गुस्सा नहीं करना। हाँ, क्योंकि आप जब अपने आप को देखोगे आपको गुस्सा आएगा तो आप गलत कदम उठाओगे, ऐसे नहीं करना है। क्योंकि अभी सियानी नहीं हुई हो, अभी तुम भोली हो, सरल हो, सुख का आभास है, दुख का आभास नहीं है। धीरे धीरे दुख का भी आभास होने लगेगा और तुम्हारी जिंदगी आगे चल करके सुधर जाएगी। इसलिए कभी भी आप इस पर गुस्सा नहीं करना, दुख से दूर नहीं भगना। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसे दिखाई मत देना। ये हमारे ऋतुराज जी की कविता एक नारी जगत के लिए इन्होंने दिया है कि वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। यानी कहने का मतलब स्त्री जो होती है किसी भी घर का श्रृंगार होती है, जहाँ वो जाती है वहाँ पर भी उस नए घर में प्रवेश करते ही वहाँ के सारे रिश्ते फिर दोबारा चालू हो जाता है। क्योंकि बेटी अपने माँ पिताजी के यहाँ रहती है तो यहाँ पर उसका बंधन एक अलग तरीके का होता है। लेकिन वही बेटी जब आपको शादी होकर के जाती है तो वहाँ पर उसकी क्रियाकलाप अलग हो जाती है। इसलिए माँ ने अपने लड़की को विदा देते समय, कन्यादान देते समय, कन्यादान का मतलब होता है कि जब लड़की की शादी होती है तो माँ पिताजी उस लड़की को कन्यादान देते हैं कि अब आज से बाद अब तुम्हारा घर द्वार दूसरा है, अब तुम उसी घर द्वार को संवारो, सुधारो और आगे बढ़ो, क्योंकि वही तुम्हारा असली घर है। अब बहुत दिन हो गया अपने माँ पिताजी के घर में रहते हुए। इसलिए वो समझाती है कि वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। जैसे आप वस्त्र से अपने शरीर को ढकते हैं, गहनों से सुशोभित करते हैं, उसी प्रकार आप जिस घर में जाओगे वहाँ पर आप एक वस्त्र की तरह उस घर के मर्यादा को, अपने इज्जत को, उस खानदान के इज्जत को बचाए रखना है और आभूषण की तरह सजा करके रखना है। ऐसी माँ अपनी बेटी को समझाती है, संदेश देती है। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। और माँ ये भी कहती है कि देखो बेटी, आप लड़की हो, अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारे ऊपर यदि जुर्म होता है तो फिर तुम उसका विरोध करना, क्योंकि आप उसका विरोध जो है समाज के दायरे में रहते हुए आप उस चीज को गलती और सही का समाधान करना, बताना, ये तुम्हारा कर्तव्य होता है। तो ये हमारे ऋतुराज जी कन्यादान ये पाठ से लड़कियों को माँ और बेटी के माध्यम से समझाए हैं। अब इसी में आप देखेंगे कि आगे जो है बहुत से प्रश्न उत्तर है। कन्यादान जो होता है बहुत सारे प्रश्न उत्तर हैं और इस प्रश्न उत्तरों को आप पढ़िए और पढ़ करके आप इसका नोट्स बनाइए और नोट्स बना करके भेजिए और भेजने के बाद आप जो है इसको चेक कराइए और चेक कराने के बाद आप इस प्रश्न उत्तर को याद करिए। इतना ही आपका काम इस पाठ में है, क्योंकि आपको अब स्कूल खुलने का कोई लक्षण दिखता नहीं है और आप जो है अपने से इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आपको आगे बढ़ना है। अब इसे योग विस्तार में थोड़ा बहुत मान लीजिए इसमें व्याकरण भी दिया हुआ है,
तो उस व्याकरण को थोड़ा सा स्त्रीलिंग पुल्लिंग का जिक्र किया है। तो मैं थोड़ा सा स्त्रीलिंग पुल्लिंग का आपको बता देता हूं कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग क्या होता है। तो पहला होता है पुल्लिंग और दूसरा होता है स्त्रीलिंग। मैं दो ही लिंग के बारे में भी बता रहा हूं। तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग आप बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे हैं और आप इसके बारे में जानते भी हैं। तो कोई भी शब्द का पुल्लिंग का स्त्रीलिंग होता है और स्त्रीलिंग का पुल्लिंग होता है, लेकिन इसी में एक होता है अभय लिंग 3rd नंबर में, और वो जो लिंग है जिससे ये नहीं पता चलता है उभय लिंग से कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, तो उसको भी मैं थोड़ा बताऊंगा। लेकिन पहले हम लोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के बारे में जान लें। तो अब जैसे मान लीजिए आप देखेंगे पहला पुल्लिंग वर्ड है कवि। अब कवि का जो है स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? कवित्री। कवित्री, ये कवित्री हो गया। अब मान लीजिए कवि का आप कवित्री स्त्रीलिंग रूप सही नहीं लिखते हैं तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। इसलिए आप स्त्रीलिंग पुल्लिंग को ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए लिखते हैं आदमी धोबी, तो धोबी का स्त्रीलिंग होता है धोबी। धोबी न धोबी। तो इसी तरह से बहुत सारे, जैसे सेठ का सेठाई, नर का नारी, तो ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्द है। और स्त्रीलिंग पुल्लिंग 1 नंबर 2 नंबर का इसमें पूछ देता है आपके एग्जाम में। तो आप बोलेंगे कि सर पढ़ाए नहीं थे, बताए नहीं थे, लेकिन ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग आप आज क्लास 2, 3, 4 से ही पढ़ते आ रहे हैं और स्त्रीलिंग पुल्लिंग के बारे में आपको जानकारी भी है। ऐसा नहीं है कि आप इससे छूटे हैं। फिर भी ये युग विस्तार में था तो मैं थोड़ा सा आपको इसके ऊपर टिप्पणी कर दिया ताकि आपका जो है दिमाग में ये बात आ जाए। अब एक इसमें क्वेश्चन देता है कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लाभ उठाते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय को आवेदन पत्र लिखिए। अब ये आपके पाठ में है, इसलिए आप बोलेंगे कि सर ये मुख्यमंत्री को कैसे हम लोग पत्र लिखेंगे, क्या करेंगे। तो आप इसका थोड़ा सा मैं फॉर्मेट बताता हूँ। जैसे आप लिखते हैं कि आवेदन पत्र, उसी प्रकार से इसको भी लिखना है। अब जैसे मान लीजिए ये आप आवेदन पत्र लिखते हैं सेवा में फिर लिखते हैं श्रीमान प्रधानाचार्य, तो उस जगह पर आप लिखेंगे कि श्रीमान मुख्य मंत्री। इसके बाद आप लिखेंगे कि स्कूल का नाम लिखते हैं तो वहां लिख देंगे छत्तीसगढ़ शासन। फिर आप जैसे विषय लिखते हैं उसी प्रकार विषय में अब आपको ये लिखना है कि कन्यादान योजना के संबंध में। तो आप विषय में लिख देंगे कन्यादान योजना के संबंध में। इतना सारी चीज वैसी लिखना है। फिर आप वही महोदय लिखे और महोदय के बाद फिर अपना वही, जैसे आप प्रधानाचार्य को लिखते हैं कि महोदय के बाद सभी नम्र निवेदन है कि मुझे घर में जरूरी काम पड़ गया इसलिए मैं विद्यालय नहीं आ सकता हूँ, या मैं भाई के शादी में जा रहा हूँ इसलिए मैं विद्यालय नहीं आ सकता हूँ,
उसी मैटर को थोड़ा हटा देना है, चेंज करना है। अब उस मैटर में कहते हैं लिखना आपको क्या है कि कन्यादान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लाभ। तो आप इसको अब लिखेंगे। सविनय निवेदन है कि हमारे छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा कन्यादान योजनाओं में बहुत सारे लाभकारी योजना महिलाओं के लिए संचालित है, जिसमें एक योजना ऐसे लड़की जन्म लेते ही शासन ने उसके नाम से कुछ पैसे जमा करती है ताकि वो एक रकम शादी करते वक्त एक अच्छा रकम हो जाता है और उससे कन्याओं का शादी विवाह कर सकते हैं या पढ़ाई के ऊपर खर्च कर सकते हैं। बहुत सारे स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति भी हमारी छत्तीसगढ़ शासन देती है और लड़कियों के लिए अलग से कन्यादान योजना के तहत। तो शासन की जितनी सारी योजनाएं, अब उस सारी योजनाएं तो नहीं लिखना है, लेकिन बीच में अपना 2 या 3 योजनाओं का वर्णन कर देना है और आप वर्णन करने के बाद फिर उसको जैसे आप अंत में लिखते हैं कि अतः श्रीमान से निवेदन है कि मुझे 4 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। उसी प्रकार से लिखेंगे कि अतः श्रीमान मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि इस योजनाओं का लाभ मुझे शीघ्र ही पहुंचाने की कृपा करें। आपकी और अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर लिख देना है। इस प्रकार से आपका ये मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लाभ उठाने हेतु मुख्यमंत्री कार्यालय को आवेदन पत्र तैयार हो जाएगा और आपको 5 नंबर मिल जाएगा। जैसे ही आप जो फॉर्मेट में आप लिखते हैं प्रधानाचार्य को, उसी फॉर्मेट में इसको भी लिखना है। ये अलग से इसका कोई फॉर्मेट है न कुछ है, केवल आपको चेंज क्या करना है कि वो किसके संबंध में लिखना है। या कोई सा भी आवेदन आ जाता है, किसी भी से संबंधित आवेदन आता है तो आप उसमें बिल्कुल मत घबराइए, क्योंकि हर क्वेश्चन में आपको लिखा रहता है। अब जैसे ही था कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लाभ उठाने हेतु मुख्यमंत्री कार्यालय को आवेदन पत्र दीजिए, तो देखिए सेवा में मुख्यमंत्री आ गया प्रधानाचार्य की जगह में। फिर मुख्यमंत्री बैठता कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ शासन रायपुर में ही हमारे मुख्यमंत्री जी बैठते हैं, वहीं पर इनका कार्यालय है। और विषय में आपको दिया ही हुआ है, उस विषय को आप डाल दीजिए और उस विषय के बारे में जो मैटर बीच का होता है उसको लिखिए। फिर नीचे वही लिख देना है जो आप आवेदन पत्र में लिखते हैं। तो कोई भी आवेदन पत्र आता है तो आप इसी प्रकार से अपना दिमाग लगाइए और उसी फॉर्मेट में सभी आवेदन पत्र को लिखे जाते हैं और आप इसी प्रकार से लिख देंगे तो आपका 5 नंबर मिल जाएगा, क्योंकि बोर्ड ने भी 5 नंबर का वो आवेदन पत्र में रखा है। तो आज आपका ये आवेदन पत्र और कन्यादान से संबंधित आपको एक वीडियो दिया गया, आप इसको ध्यान से सुनिए और सुनकर के इसके नोट्स वगैरह को तैयार करिए। धन्यवाद।